अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं इंग्लिश क्लास 9 के कोर्स में आपके सामने हाजिर हूँ और हमने पिछले लेक्चरों से फेडरल बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू की है और हम ज़्यादातर सेक्शन ए को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हमने एक पुराना पेपर फेडरल बोर्ड का उठाया है, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए का, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, विच टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस। हमारे पास जो पहला MCQs है उसके जो ऑप्शंस हैं, नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस। हमसे ये पूछा गया है कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो आप सबसे पहले इस सेंटेंस के ऊपर गौर करें। द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस सेंटेंस के अंदर हैड आ जाए तो वो एक्चुअली परफेक्ट सेंटेंस होता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि हैव बीन बाकी चीज़ें नहीं हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट हैं, तो वो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे हैड हैव नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, यहाँ पे चूँकि हैव बीन, हैड बीन इस तरह के अल्फाज यूज नहीं इस्तेमाल हुए हैं, तो लिहाजा प्रेजेंट कंटिन्यूस भी नहीं है। और इसी तरह जो पास्ट कंटिन्यूस है ये तो हो ही नहीं सकता, तो करेक्ट आंसर इज पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, नेपोलियंस आर्मी वाज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू, द अंडरलाइन वर्ड इन एन एग्जाम्पल ऑफ। हमसे ये पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है जो कि आर्मी है ये क्या चीज़ है। तो नंबर 1 है कॉमन नाउन, नंबर 2 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नंबर सी है कलेक्टिव नाउन और नंबर डी है प्रॉपर नाउन। तो जो कॉमन नाउन है वो ज़्यादातर आम इस्तिलाह में इस्तेमाल किया जाता है। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये ज़्यादातर कंक्रीट चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो कलेक्टिव नाउन है ये एक ऐसा नाउन होता है जो किसी ग्रुप को शो करता है, जो किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स को शो करता है। तो यहाँ पे जो कि आर्मी है तो ये ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को शो करता है। तो ये जो कलेक्टिव नाउन है ये ऑप्शंस करेक्ट है। प्रॉपर नाउन ये हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कोई ख़ास बात नहीं हो रही, एक जनरल सी बात हो रही है आर्मी की, लेकिन चूँकि वो ग्रुप ऑफ पीपल्स को शो करता है तो लिहाजा ये कलेक्टिव नाउन है। Question number 3, I am looking for someone dash can watch my dog while I am on vacations. Choose the best answer to complete the sentence. हमसे ये पूछा गया है कि ये जो खाली जगह है इसमें हम क्या लगाएं कि ये सेंटेंस पूरी तरह करेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस पे गौर करें तो हु ज़्यादातर अफराद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी पर्सन्स के लिए, बेजान चीज़ों के लिए नहीं, जानदार चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे हु, तो हु इसके अंदर फिट आता है। आई एम लुकिंग फॉर समवन हु कैन वॉच माई डॉग वाइल आई एम ऑन वेकेशंस। चूँकि कैन का जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, कोई है जो मेरे जो डॉगी है उसको देख सके जब मैं छुट्टियों पे हूँ। तो यहाँ पे दैट का इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि ये डेमॉन्स्ट्रेटिव है। उसके बाद विच ज़्यादातर बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ये भी नहीं हो सकता, और वर्ड तो किसी सूरत नहीं हो सकता। तो द करेक्ट आंसर इज हु। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द बेस्ट आंसर। आई एम टायर्ड आई डैश फॉर 3 hours। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आई एम टायर्ड, इसका मतलब है मैं रिसेंटली थक गया हूँ, यानी मैं थक गया हूँ, थक चुका हूँ नहीं, थक गया हूँ।
अब हैड स्टडीड तो किसी सूरत आ नहीं सकता क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है, यानी माजी बगीद में बहुत दूर में थक चुका था, तो ये पूरी तरह फिट नहीं आता। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है हैव बीन स्टडीइंग, चूँकि यहाँ पे फार आता है और आप जैसा कि आप जानते हैं कि जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें हैव बीन का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और आईएनजी भी इस्तेमाल होता है और उसके साथ सेंस या फार का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो ये ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। जैसे अब हम इसको पढ़ के देखते हैं, आई एम टायर्ड, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, मैं थक गया हूँ क्योंकि मैं 3 घंटों से स्टडी कर रहा हूँ या कर चुका हूँ। तो जो थर्ड ऑप्शन है विल बी स्टडिंग, ये तो किसी सूरत हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो फ्यूचर टेंस में आता है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मैं थक गया हूँ। शैल स्टडी, तो फ्यूचर में जब आप काम करने जाना तो अभी से कैसे थक चुके हैं। तो ये दो ऑप्शन तो किसी सूरत नहीं हो सकते। इन दोनों ऑप्शंस में चूँकि हेड स्टडीज़ भी है, लेकिन हेड स्टडीज़ इस वजह से रिजेक्ट है क्योंकि आई एम टायर्ड, चूँकि मैं रिसेंटली थक गया हूँ, तो हैव बीन स्टडीइंग इज द करेक्ट आंसर। Question number 5. His body was shaking with fury. Write the antonym of the underlined word. यहाँ पे जो बात हो रही है his body was shaking with fury. अब हमें ये कहा गया है कि इस अंडरलाइन वर्ड का एंटेनम यानी अपोजिट वर्ड क्या है। तो नंबर 1 है रैग, अर्थक्वेक, कामनेस और फियर। सबसे पहले हमने फरी के लफ्ज़ पे गौर करने की ये क्या चीज़ है। फरी एक्चुअली गुस्से को कहते हैं, शोर को कहते हैं, एंगर को कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो रेग भी गुस्से को कहते हैं। अर्थक्वेक जलजला, तो इससे भी शोर क्रिएट होता है। उसके बाद जो फियर है खौफ में भी इंसान चीखें मारता है तो शोर ही होता है। तो यहाँ पे जो कामनेस है, कामनेस इसका अपोजिट वर्ड है यानी खामोशी। तो हर बॉडी वाज शेकिंग विद फरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, चूँकि हमसे एंटीनम पूछा गया था, तो ये इस कामनेस इज द करेक्ट आंसर।